प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ था फेज चेंज। आपने पढ़ा कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है या प्रत्यावर्ती धारा है, फेज किसको बोलते हैं, किस तरह से चेंज होता है टाइम के साथ फेज, ये भी आपने देखा। मैक्सिमम वैल्यू, फेजर डायग्राम आपने देखा कैसे बनाया जाएगा। फेजर डायग्राम पर विद्युत वाहक बल की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू और उन दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज और उन दोनों के फेज, इतनी सारी चीजें हम फेजर डायग्राम में दिखाते हैं। और फेजर डायग्राम की क्योंकि बहुत ज़रूरत है, जो भी सर्किट हम पढ़ेंगे उसमें हम फेजर डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्योंकि केवल एक छोटा सा फेजर डायग्राम बनाते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन हम उससे निकाल सकते हैं उस सर्किट के बारे में। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों ही समय के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं। इसलिए जिन सर्किट्स में एसी फ्लो कराई जाती है उन सर्किट्स का बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उन परिपथों का जो बिहेवियर होता है वो डीसी सर्किट्स के बिहेवियर की तरह नहीं होता, क्योंकि डीसी में वो नहीं होता जो एसी में होता है। वो स्टेडी करंट है, एक जैसी एक डायरेक्शन पे फ्लो होती रहती है, बट एसी करंट जो है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता है मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, आवर्त रूप से बदलती रहती है। इसलिए एसी के जो भी सर्किट्स होंगे उनका बिहेवियर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मिलेगा, और आज हम उनके बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे। तो किस तरह से उसकी स्टडी करेंगे, पहले मैं इसका एक प्लान बता दूं आपको और फिर वन बाय वन हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा फेज चेंज होता भी है तो किस वजह से, क्योंकि हम सर्किट में जो एलिमेंट्स लगाते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं, इनकी वजह से ही एसी के फेज में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो हम करेंगे ये तीन एलिमेंट ना एसी के साथ में हम जोड़ते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले तीनों को हम इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे। इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे मतलब अलग अलग लगाएंगे। पहले एसी के साथ रेसिस्टर लगाएंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, छोड़ देंगे। फिर एसी के साथ इंडक्टर लगाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसको हटा देंगे। फिर एसी के साथ कैपेसिटर लगाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। और फिर एसी के साथ तीनों एक साथ लगाएंगे, तीनों को एक साथ एक ही सर्किट में लगाएंगे और फिर स्टडी करेंगे कि वोल्टेज और करंट के बिहेवियर किस तरीके से हैं। एक्चुअली पूरे मिलाकर अगर आप देखें तो एटलीस्ट 7 सर्किट्स इसमें बनते हैं। कैसे? पहले एक में सिंगल आर लगेगा, फिर एल लगेगा, फिर सी, सिंगल सिंगल हो गए तीनों। फिर हम आर और एल दो एक साथ में लगाते हैं, एल और सी ये दो एक साथ में लगाते हैं, आर और सी ये दो एक साथ में लगाते हैं, 3 ये वाले, 6 हो गए। और 7वां क्या हो गया? तीनों एक साथ लगाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 3 तो सिंगल वाले पढ़ेंगे, इसके बाद चौथे नंबर पे एसी सर्किट के साथ तीनों एक साथ कनेक्ट करवा देंगे। उनमें से जो हमको नहीं चाहिए होगा उसको हटा दिया करेंगे। तो हमको 7 नहीं केवल 4 सर्किट पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज एक एक को अगर स्टडी करोगे तो 7 सर्किट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आज उनमें से सबसे पहला जो सर्किट हम पढ़ रहे हैं वो है एसी सर्किट विद प्योर रेसिस्टेंस। प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ है और वो परिपथ ऐसा है जिसमें प्योर रेसिस्टेंस लगा है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है उस पे, ना उस पे एल है और ना उस पे सी है, केवल प्योर रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और एक चीज और, जब भी हम कोई एसी सर्किट पढ़ेंगे ना उसमें कम से कम हमें 7 to 8.67 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको कवर करने हैं हमको। मतलब एक सर्किट जब स्टार्ट होगा तो कम से कम 6 हो या 7 हो, अभी करते हैं खुद पता लग जाएगा, लगभग 7 पॉइंट हमको स्टडी करने, हर सर्किट में वो 7 पॉइंट्स हमको स्टडी करने। ठीक है,
तो सबसे पहले स्टार्ट हम कहां से करेंगे? एसी सर्किट विथ प्योर रेसिस्टेंस। एसी सर्किट में हम प्योर रेसिस्टेंस लगाएंगे और उसके बारे में सारी चीज को स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम उसका कैसे बनेगा। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम को आप हिंदी में परिपथ आरेख लिख सकते हैं। परिपथ आरेख, इसमें मैं करूंगा ये एसी का एक सोर्स होगा और एसी के उस सोर्स के साथ में, क्योंकि मुझे प्योर रेसिस्टर लगाना है तो मैंने ये रेसिस्टेंस लगा दिया, देखें, और यहां पर ये एसी का सोर्स लगा दिया। अब आप इसको भी पहचानने लगे हैं, ये क्या है? एसी सोर्स, और ये है रेसिस्टर। मान लिया कि जो रेसिस्टर हमने लगाया है उसका रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया? सर्किट डायग्राम। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें हमने कितना, ये जो एसी अप्लाई किया है, कितना विद्युत वाहक बल हमने अप्लाई किया है, हम उसकी इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, मतलब आरोपित विद्युत वाहक बल की समीकरण। हिंदी में क्या लिखेंगे आप इसको? आरोपित विद्युत वाहक बल की समीकरण, ठीक है। यहां जो हमने एसी सोर्स लगाया, यहां पर हमने जो ईएमएफ अप्लाई किया है, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द अप्लाइड ईएमएफ इन द प्योर रेसिस्टेंस। ये इक्वेशन अप्लाइड ईएमएफ की आ गई। थर्ड, जब हम ये ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। वो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसको हम लोग बनाना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ करंट, जैसे ये विद्युत वाहक बल की समीकरण है, अब हम धारा की समीकरण बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हम इसी के हेल्प से बना सकते हैं। कैसे? आप ध्यान से देखिए। वी नो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हमने रेसिस्टर लगाया है, हम दोनों पक्षों में R से डिवाइड कर देते हैं, प्रतिरोध से। डिवाइड बाई R ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में R से भाग देने पर, दोनों पक्षों में R से भाग दिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? E अपॉन R इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर E अपॉन R, व्हाट इज E? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल। ये क्या है? प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध क्या होता है? करंट। अरे वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, वोल्टेज विभवांतर बटे प्रतिरोध क्या कहलाता है? करंट। तो दोनों ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इसलिए यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट आएगी। ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां पर भी तो वोल्टेज बटे प्रतिरोध है। अब वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध अगर है तो ये भी क्या है? करंट। पर यहां पर मैक्सिमम ईएमएफ है, इसलिए जो करंट मिलेगी वो भी कैसी आएगी? मैक्सिमम।
तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। देखिए ये करंट की इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है। तो ये ईएमएफ की इक्वेशन है इस सर्किट में, और ये इक्वेशन किसकी है, करंट की। ये हमने थर्ड पॉइंट कवर किया। फोर्थ, अब दोनों इक्वेशंस को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कला में अंतर कितने का है, ये हम इसको देखना चाहते हैं। तो देखो, कलांतर, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है। आप देखो दोनों इक्वेशंस को देखो भैया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली इक्वेशन को भी देखिए और जरा करंट वाली इक्वेशन को भी देखिए। हमने आपको बताया इसमें साइन का जो ये कोणांक होता है, आर्ग्यूमेंट जिसे आप कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ही उसका क्या कहलाता है, फेज, कला। तो ई की कला कितनी है, ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है, तो क्या आप बता सकते हैं दोनों की कला में कितने का अंतर है, 0। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, बोथ आर इन सेम फेज। दोनों की कला कैसी है, समान। हम क्या लिख सकते हैं, ई और आई दोनों समान कला में है, इसलिए दोनों के बीच कलांतर 0 है। नहीं समझ में आया, देखो ना बेटा, नहीं आ रहा है समझ में। अरे आपको लास्ट क्लास में बताया गया कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है इस इक्वेशन पे, यानी कि ओमेगा टी, इसी को बोलते हैं समय टी पर विद्युत वाहक बल की कला। तो समय टी पर विद्युत वाहक बल की कला कितनी है, ओमेगा टी, और समय टी पर करंट की कला कितनी, ओमेगा टी। दोनों में कितने का अंतर, जब दो चीजें सेम है तो अंतर कितना आएगा, 0। और दोनों की कला समान है कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई और आई दोनों समान कला में है, और दोनों के बीच कलांतर पूछा जाएगा तो 0 है। तो लिख सकते हैं ई और आई दोनों समान कला में है। ई एंड आई बोथ आर इन सेम फेज। समान कला का मतलब सेम फेज, देयरफॉर फेज डिफरेंस, और यू कैन से कलांतर, फेज डिफरेंस विल बी 0। ठीक है। तो याद रखें, प्योर रेसिस्टेंस वाले अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में ई और आई दोनों ही समान कला में होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सभी लोग याद रखेंगे। क्या बताया मैंने, एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें क्या लगा होगा, शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों समान कला में होते हैं, दोनों सेम फेज में रहते हैं, यानी कि उनके बीच कलांतर कितना होगा, 0। क्लियर। फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, हम ये देखेंगे कि जब हम रेसिस्टेंस को लगाएंगे और यहां से इस सर्किट पे करंट फ्लो होगी, तो ये रेसिस्टेंस करंट के रास्ते में कितना अवरोध लगाएगा। समझ रहे हैं आप क्या देखना चाहते हैं, जब हम रेसिस्टेंस लगाया इसको और इसने सोर्स ने करंट फ्लो करवाई, तो ये सोर्स नहीं, सॉरी, ये जो एलिमेंट है ये धारा के मार्ग में कितना अवरोध लगाएगा, कितना अपोज करेगा करंट को। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट पे हम पढ़ेंगे धारा के मार्ग में अवरोध। ऑपोजिशन टू करंट, अवरोध कैसे निकाला जाएगा,
देखिए अवरोध को हम निकाला करेंगे, इसका जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा ई नॉट और सर्किट में जो मैक्सिमम करंट होगी आई नॉट, दोनों का रेशियो ही हमको अपोजिशन टू द करंट देगा कि धारा के मार्ग में कितना अवरोध आएगा, वो हमें ई नॉट अपॉन आई नॉट से मिला करेगा। तो अपोजिशन कैसे निकाली जाएगी, ई नॉट अपॉन आई नॉट। और याद करें विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज विभवांतर अपॉन करंट, V अपॉन आई क्या होता है, R, प्रतिरोध इसको कहते थे। तो यहां पर ये किसके बराबर आएगा, R के। देयरफॉर R इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। समझ आ रहा है, आप इससे निकाल सकते हो R की वैल्यू। रेसिस्टेंस इसको कहा जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसे, परिपथ का प्रतिरोध बोलेंगे, इसे रेसिस्टेंस कहेंगे आप। तो ये हमने पढ़ी कि धारा के मार्ग में जितना अपोजिशन होगा वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखें अपोजिशन, कोई भी सर्किट हम पढ़ेंगे अपोजिशन कैसे निकाली जाएगी, ई नॉट अपॉन आई नॉट, वोल्टेज अपॉन करंट। आपने पढ़ा था ना, वोल्टेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेसिस्टेंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V जो होगा वो करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इस जगह पर क्या लगाया गया था, R, और उसी को रेसिस्टेंस बोला था और बताया गया था कि ये जो चीज यहां पर है ये एक नियतांक है और ये धारा के मार्ग में अवरोध है, उसी को प्रतिरोध बोला था। तो अगर प्रतिरोध चाहिए तो V अपॉन क्या करना पड़ेगा, I। सो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट विल गिव यू अपोजिशन टू द करंट। ठीक है, ये हमने कौन सा पॉइंट पढ़ लिया, 5th पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद 6th में हम पढ़ेंगे इसका वेव डायग्राम। वेव डायग्राम इसका पढ़ेंगे, तरंग आरेख। वेव डायग्राम हम देखेंगे कि इसकी वेव कैसे बनेगी। यहां पर मैं बना देता हूं, देखिए वोल्टेज और करंट दोनों की वेव्स एक में ही बनाई जाएंगी, अलग अलग नहीं बनाएंगे हम उनको। ये इस डायरेक्शन पे हमने टाइम ले लिया है सेकंड में, यहां पर हम E भी लेंगे और I, क्योंकि दोनों एक ही ग्राफ में बना रहे हैं, E और I दोनों के लिए एक ही एक्सिस। और अगर E और I में से कोई नेगेटिव है तो उसको नीचे साइड बना लेंगे, इस डायरेक्शन पे ले आएंगे उसे फिर हम। ठीक है, सबसे पहले E का ग्राफ हम बनाएंगे, आपको याद ही होगा ऐसे ही ग्राफ बनता है, सारे टाइम फेज सब कुछ आपको पता है इनका। यहां पर बेटा टाइम कितना 0, यहां पर T/4, यहां T/2, इस जगह पर 3T/4 या 3/4T, और यहां पर T। फेज की अगर बात करेंगे तो यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां का फेज पाई, इस जगह का फेज 3π/2 और यहां पर 2π फेज है। ये हमने ग्राफ बना लिया, E का ग्राफ बना लिया, विद्युत वाहक बल का टाइम के साथ कैसे परिवर्तित होता है उसका मैग्नीट्यूड और फेज, ये दोनों दिखा दिए। अब इसी में हम बनाना चाहते हैं करंट का ग्राफ। तो आप देखो ईएमएफ की इक्वेशन और करंट दोनों की इक्वेशन को देख के हमने पता लगाया दैट बोथ आर इन सेम फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज, दैट ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। कैन यू टेल मी द मीनिंग? लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको समझाया गया है। अगर दोनों समान कला में होंगे तो इसका क्या मतलब होता है? जब ईएमएफ 0 होगा तो उस समय करंट भी 0 होगी,
जब ईएमएफ बढ़ करके मैक्सिमम पहुंचेगा एक डायरेक्शन पे, तो उसी डायरेक्शन पे करंट भी बढ़ करके मैक्सिमम होगी। फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगी। फिर ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन पे मैक्सिमम होगा, करंट भी दूसरी डायरेक्शन पे मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ईएमएफ जीरो होगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से कदम मिला के चलेंगे। जब ई मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम, जब ई मिनिमम तो आई मिनिमम। बस ये कहा जाएगा कि वो दोनों कौन से कला में है, समान कला में है। समझ में आया आपको? तो उसका ग्राफ हम इसी में बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएं? जब ई मैक्सिमम है तो आई भी मैक्सिमम है, इसलिए उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए इस तरह से। तो ये जो अंदर हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बेटा किस चीज का ग्राफ है? ये करंट का ग्राफ हमने बनाया यहां पे ऐसे। ये जो आप ग्राफ यहां पर देख रहे हैं इस तरह से, ये आई का ग्राफ है। देखो टाइम t/4 पर ये आई हम यहां लिख देते हैं। t/4 टाइम पर आप गौर करिए, ईएमएफ भी मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है। देखा आपने? t/2 टाइम पर ईएमएफ भी जीरो है तो करंट भी जीरो है। 3t/4 टाइम पर ईएमएफ अगर मैक्सिमम है तो करंट भी तो मैक्सिमम है। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू यहां से दिखाई जाएगी E0, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां से शो की जाएगी, दैट इज I0। E0 I0। कुछ बात समझ आ रही है आपको? आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने I को E से छोटा क्यों बनाया है, I को E की तुलना में छोटा क्यों बनाया है, इसको बड़ा क्यों नहीं बनाया या उसके बराबर क्यों नहीं बनाया? उसका एक रीजन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर हमने अपोजिशन का फॉर्मूला बनाया है, ये देखें, ठीक है। अब यहां से अगर हम आपसे बोलेंगे I0 की इक्वेशन बताइए, तो क्या बताओगे? E0 अपॉन R। अब आप ध्यान से देखिए, E0 में जब R से डिवाइड किया है हमने, E0 को हमने क्या किया है? डिवाइड किया है, तब वो किसके बराबर आया है? तो फिर बड़ा कौन? E0। और छोटा कौन? भाई E0 अगर इतना बड़ा है तो E0 को आपने क्या किया? डिवाइड किया। किससे? R से। बट डिवाइड किया आपने, और डिवाइड अगर किया है तो वो छोटा हो गया होगा, और वही चीज किसके बराबर आ रही है? तो दिस इज द रीजन कि I0 वाला जो ग्राफ होगा वो E0 की इतनी हाइट नहीं रखेगा। I हमेशा E से कम मानी जाएगी। तो ये हमने क्या बना लिया? वेव डायग्राम। समझ आ गया आपको? ओके। फेज के साथ E और I का बदलना, ये भी यहां से आपको दिख जाएगा। t/4 टाइम पर ईएमएफ बताइए, मैक्सिमम है, जीरो है, कैसा है? अरे क्या सीख रहे हैं आप? टाइम t/4 पर ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। टाइम t/2 पर ईएमएफ जीरो, करंट। तो जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, और जब ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो। सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट E and I are in same phase. Okay. Now next and the last point will be phasor diagram. अभी तक हमने नहीं बनाया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, कला समंजक आरेख। हिंदी में क्या लिखेंगे आप इसको? कला समंजक आरेख। ठीक है। कला समंजक आरेख के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, इसको, ये वही वृत्त का व्यास जिसे माना गया था, याद आ रहा होगा आपको। इसमें सरकमफरेंस हमको नहीं चाहिए तो सरकमफरेंस हमने नहीं बनाई। सबसे पहले दो चीजों को बनाना है, E0 को और I0 को। E0 का हमने ऐसे वेक्टर बनाया, देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? E0।
और ई नोट का फेज कितना है टाइम टी पर, ओमेगा टी। तो टाइम टी पर ई नोट का फेज कितना है, ओमेगा टी। समझ आया? यहां से ऊपर ये एंगल लेंगे, सेम ये ओमेगा टी फेज दिखाएगा आपको। ये ई नोट का वेक्टर बना दिया मैंने, ये उसका फेज। क्या आप बता सकते हैं इस समय टी पर जब ई नोट ऐसे यहां पर है, ओमेगा टी फेज पर है, उसकी तात्क्षणिक मान कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी उसकी? यहां से प्रोजेक्शन डाल देंगे, ये उसको क्या शो करेगा, किसको? ये ई नोट तो ये है, ये ई को शो करेगा। ठीक है, टाइम टी पर ई की वैल्यू ये आ गई। अब इसी फेजर पे, इसी फेजर डायग्राम पे ये जो होता है ना, इसको फेजर बोलते हैं, फेजर। ये ई का फेजर है, अभी हम आई का फेजर भी इसी डायग्राम पे बनाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं, आई का फेजर बनाएं तो ई से कितना पीछे या आगे या ई के साथ ही बनाया जाए? साथ ही बनाया जाए। क्यों भाई? क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान कला में हैं। ई का फेज भी ओमेगा टी है टाइम टी पर, आई का फेज भी ओमेगा टी टाइम टी पर है। तो दोनों अगर सेम फेज में हैं तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं आई को भी यहीं पर बना दूं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं आई नोट को भी यहीं पर बना दूं। ये आई नोट, और आई नोट को देखो ई नोट से थोड़ा सा कैसा बनाया, क्यों छोटा बनाया, पता लगेगा आपको। यहां से जो बताई थी बात मैंने, याद है कि आई नोट का मान ई नोट से हमेशा थोड़ा सा, क्योंकि ई नोट को डिवाइड करते हो तो आई नोट पाते हो आप, तो इसको बना दिया। अगर यहां से हम ऐसा प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आई को। समझ आ रही बात आपको? इस तरीके से एक ही फेज में, एक ही फेजर डायग्राम में दोनों को मैंने आपको दिखा दिया। बताइए अगले एक इंस्टेंट पर ई का मान बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा? ये आप हमेशा याद रखें, ये मान के चलिए कि दोनों ही फेजर्स ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होते हैं। तो अगले एक इंस्टेंट पे ई की वैल्यू का क्या होगा, और बढ़ जाएगी या और कम हो जाएगी या कुछ चेंज नहीं आएगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा यहां आ जाएगा, फिर ये फेजर बनेगा, फिर उससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, तो ई अगले इंस्टेंट पे बढ़ जाएगा। तो ई कौन से फेज में है, चढ़ते हुए फेज में है कि उतरते हुए फेज में है? अभी चढ़ते हुए फेज में है। इंक्रीजिंग फेज, बढ़ते हुई कला में है, उसको बोलते हैं। और आई कौन से फेज में है, चढ़ते हुए फेज में कि उतरते हुए? आई भी चढ़ते हुए फेज में है। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये फेजर डायग्राम है, जिससे बहुत सारी जानकारियां आप एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, एसी सर्किट विद प्योर रेसिस्टेंस। अगर किसी ऐसे सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध है तो इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है, उस पर ध्यान रहेगा आप सभी को। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद अगला सर्किट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एसी सर्किट हम लोग स्टडी करेंगे, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टेंस। अगर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व है, तो आप इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। लिखिए, शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो इसमें मुझे इंडक्टिव कॉइल बनानी पड़ेगी, इंडक्टर कॉइल। ये हमने इंडक्टर कॉइल बना दिया। ठीक, एसी सोर्स लगा है, ये इंडक्टर कॉइल हमने बना दी। आप तो जानते हैं इंडक्टर कॉइल का एक प्रॉपर्टी है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और रिप्रेजेंट काय से करते हैं, एल से। ये किसी एक कॉइल के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट। तो मान लिया इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, एल, और ये सर्किट डायग्राम हो गया। देखो इंडक्टर के अलावा और तो कुछ इसमें लगा नहीं है, तो ये प्योर इंडक्टर वाला एसी सर्किट हमने बना दिया।
अब इक्वेशन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया उसकी इक्वेशन क्या होगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने अप्लाई कर दिया इस पे, यहां सोर्स में ये वाली इक्वेशन टाइम के साथ इस प्रकार से चेंज होने वाला ईएमएफ हमने अप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ हो गया। इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी इस पे, वो कितनी करंट इंड्यूस होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ करंट हमको चाहिए। इक्वेशन ऑफ करंट हम कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा गौर से देखिए जरा। आपने सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टर्स के बारे में पढ़ाई की है, पूरा लेसन आपने पढ़ लिया है अब तक। तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि फैराडे के नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? अगर किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L है, उसमें dt समय में धारा परिवर्तन di हो रहा है, तो फैराडे के नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? वी नो induced EMF in an inductor किसी प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम जानते हैं कितना होता है? E इज इक्वल टू, ये E कौन सा E है बेटा? E इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे के नियम से इसकी वैल्यू होती है L इंटू di अपॉन dt। बताइए ये फॉर्मूला सभी को याद आया? फैराडे के नियम से हमने इसको कैलकुलेट किया था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर आया था। फिर से L क्या चीज है? कुंडली का स्वप्रेरकत्व, डी आई धारा में परिवर्तन और डी टी क्या है? टाइम। तो डी टी समयांतराल में धारा में परिवर्तन कितना है? डी आई, और कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है? L। ठीक, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। यहां पर आप चाहें तो सिंबल बता सकते हैं। यहां डी आई क्या चीज है बताओ? धारा में परिवर्तन, चेंज इन करंट। dt क्या चीज है? अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल। ठीक है, और L क्या है? कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक ईएमएफ तो हमने यहां से भेजा है, ये वाला हमने ईएमएफ अप्लाई किया ना, और क्योंकि ये ईएमएफ बदल रहा था तेजी से, इसकी वजह से कॉइल में इतना ईएमएफ क्या हो गया? प्रेरित हो गया, उत्पन्न हो गया। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? अब हमारे पास ईएमएफ की कितनी इक्वेशन हो गई हैं? दो। एक ये ईएमएफ की इक्वेशन है और ईएमएफ की एक इक्वेशन ये है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला ईएमएफ हमने उसको दिया इस सोर्स में से, और ये ईएमएफ इसके बदलने के कारण कुंडली में उत्पन्न हो गया है। अब दोनों बातें क्लियर हो गई आपको अलग अलग। फिर से ये वाला कौन सा ईएमएफ है? जो हमने एसी सोर्स लगाकर सर्किट में अप्लाई किया है। ये वाला कौन सा ईएमएफ है? जो इसके बदलने की वजह से कुंडली में प्रेरित हो गया है। तो ये आरोपित विद्युत वाहक बल है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। याद रहेगा, आप लिख लीजिए आरोपित विद्युत वाहक बल, और इसके बारे में क्या लिख लीजिए? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है,
अब अगर इतना समझ गए तो और भी आपको समझना है फिर आगे क्या। आपने जब इसको पढ़ा तो एक चीज आपने सीखी थी कि जैसे ही हम ये ईएमएफ आरोपित करते हैं यहां पर, तुरंत ही ये कॉइल अपने अंदर एक उल्टा ईएमएफ बनाता है और हमारे द्वारा आरोपित किए गए ईएमएफ का क्या करता है, विरोध। तो सबसे शुरू में ये जो उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपको ये भी समझाया गया था कि शुरुआत में इसकी वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा, धीरे धीरे फिर अपोजिशन क्या होने लगती है, कम होने लगती है। याद आया आपको। तो स्टार्टिंग में सबसे शुरू में जैसे ही आप विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे, इसमें जो उल्टा ईएमएफ पैदा होता है ये वाला, ये इसी के बराबर उत्पन्न हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं समझ में आई? ये ईएमएफ आपने यहां से अप्लाई किया, अब इस ईएमएफ को अपोज करने के लिए कॉइल में एक उल्टा ईएमएफ बन गया। कितना बनेगा ये वाला ईएमएफ? तो आंसर है इनिशियली, यानी कि शुरुआत में ये वाला जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ना, प्रेरित हुआ है, ये आरोपित विद्युत वाहक बल के ही बराबर होता है। फिर धीरे धीरे ये घटने शुरू हो जाता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर और विपरीत भी होंगे। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पर एक चीज और हम जानते हैं क्या, कि आरोपित विद्युत वाहक बल जो होगा, आरोपित विद्युत वाहक बल ये बराबर होगा किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल की। लेकिन नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हमको आगे, क्यों? हाँ जी, वेरी गुड, क्योंकि आरोपित विद्युत वाहक बल की उल्टी डायरेक्शन पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोनों का परिमाण सेम होगा, बस दोनों डायरेक्शन पे कैसे होंगे, उल्टे रहेंगे, इसलिए एक माइनस आ जाएगा आगे। अब बताइए आरोपित विद्युत वाहक बल कितना है, बताओ। ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आरोपित विद्युत वाहक बल की जगह पर हमने लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एक माइनस इसके पास भी है और एक माइनस हमारे पास भी है, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये वैल्यू क्या लिख दी जाएगी, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझ आ रहा है आपको? ठीक, हम तो डी आई चाहते हैं, आपने हेडिंग डाली है इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन चाहिए। सो वी वांट टू कैलकुलेट करंट आई, सब छोड़िए, आई कैलकुलेट करिए किसी तरह से, इसको इधर लाइए और डी आई की वैल्यू निकालिए। तो बताइए डी आई कितना मिलेगा आपको, एल इधर आके अपॉन में आ जाएगा, डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। समझ आया आपको? ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये डी आई की वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो डी आई आया, हम तो करंट की इक्वेशन चाहते हैं और ये तो करंट में चेंज आ गया, तो इसको हम आई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपके पास मैथमेटिक्स में एक बड़ा सुंदर सा साधन है जिसकी हेल्प से आप डी आई को आई में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या साधन है? इंटीग्रेशन। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई आ सकता है। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो बेटा, ई नॉट क्या है?
ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, और ये तो फिक्स होती है, कांस्टेंट है। एल इंडक्टर का इंडक्टेंस है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आप बाहर निकाल दीजिए। डी आई का इंटीग्रल क्या आएगा, आई, इसको बाहर ले लोगे तो ई नॉट अपॉन एल, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल आ जाएगा, कितना होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो इसका ई नॉट अपॉन एल तो मुझे लिखना पड़ेगा, साथ में कितना आ जाएगा भाई, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इस ओमेगा को इसके साथ लिख दीजिए, देन आई विल बी, और ये माइनस आगे ले आइए, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और साथ में क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। क्या हम कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। देख के बताओ क्या ये सही लिखा हमने, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ठीक है, माइनस तो ये आगे लिखा है, और कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा कर दिया हमने। नहीं याद आया आपको ये, ठीक है। अब ये माइनस भी अंदर भेज दो, इस पे ये माइनस भी इसके अंदर भेज दो। आपको याद होगी एक आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। हम साइन के बाहर वाले माइनस को उसके एंगल को दिला सकते हैं, तो ये जो साइन के बाहर माइनस है ना, ये साइन के कोण को मिल जाएगा। अब अगर इसको माइनस मिलेगा तो इसके तो निशान भी बदल जाएंगे, ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस, then what will be the value of I? This will become E naught upon omega L into sin, बताइए क्या लिखें, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बउआ हो, ये नहीं समझ में आया बेटा आपको, यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, आई की जो वैल्यू है उस पे साइन थीटा आ रहा है, अगर हमने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख दी तो आई की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी हमें, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वैद्युत धारा के महत्तम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को कितना रखना पड़ेगा भैया, 1, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बताइए करंट की वैल्यू समय क्या आएगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को आपने 1 कर दिया तो क्या मिला आपको बताओ, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये क्या है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। और याद करके बताइए कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू का सिंबल क्या बनाया हम लोगों ने, वेरी गुड, आई नॉट। तो हम इसको किससे लिखेंगे, आई नॉट से लिखेंगे। अब ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो हम ई नॉट अपॉन ओमेगा एल जहां भी दिखेगा वहां पर क्या लिख सकते हैं, तो बेटा देखो याद दिख तो रहा है आपको, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल रख दीजिए आई नॉट उसकी जगह पर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नाउ दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट विथ प्योर इंडक्टेंस। अगर किसी सर्किट में शुद्ध प्रेरकत्व है तो उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये वैद्युत धारा की इक्वेशन होती है।
ये करंट की इक्वेशन रहेगी और यही हम पता लगाना चाहते थे, इक्वेशन ऑफ करंट। एंड नाउ आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है इतने तक, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, अब फिर से E की इक्वेशन देखिए और I की इक्वेशन देखिए। क्या आप पता लगा के बता सकते हैं कि E और I में कितना फेज डिफरेंस है? कला में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? E का फेज कितना है? ओमेगा टी साइन का कोणांक। I का फेज कितना है? वेरी गुड, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दोनों की कलाओं के बीच हमें पाई बाई टू का डिफरेंस दिख रहा है और उसमें आगे कौन है, पीछे कौन है? ई का ओमेगा टी कला है और आई की ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो ई कैसा है? आगे है और आई कैसा है? तो अग्रगामी कौन है? ई और पश्चगामी कौन है? आई। ई अग्रगामी है आई से कितना? पाई बाई टू। समझ में आ गया आपको? तो हम क्या लिख सकते हैं? ई कला में आई से पाई बाई टू कोण और क्या शब्द यूज करेंगे? अग्रगामी है। जो ई है वो कला में आई से पाई बाई टू एंगल से लीडिंग करता है, लीड कर रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं ई लीड्स आई बाई पाई बाई टू। अंग्रेजी में अगर आप लिखें तो आपको बस इतना लिखना पड़ेगा, ई लीड्स आई बाई पाई बाई टू। ई आई को लीड करता है, मतलब ई आगे है, आई पीछे है और कितने एंगल से? पाई बाई टू एंगल से। इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि जो आई है वो कला में ई से पाई बाई टू कोण से पश्चगामी है। हम ये भी लिख सकते हैं। कहां लिखा जाए? आप नोट करिए, हम फिर लिखते हैं इसको। ठीक है, ई कला में आई से पाई बाई टू कोण अग्रगामी है। हम इसी बात को चाहें तो दूसरे शब्दों में भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई कला में ई से पाई बाई टू कोण पाई बाई टू कोण से क्या लिखें बताइए? वेरी गुड, पश्चगामी है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को लिख सकते हैं आई लैग्स ई बाई पाई बाई टू। ये फेज डिफरेंस के बारे में आ गया। और आई और ई के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हमने फेज डिफरेंस का कर लिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया फेज डिफरेंस? फोर्थ, देख के बताओ जल्दी से। फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पे क्या करते हैं बताइए? धारा के मार्ग में अवरोध कितना लगेगा? ऑपोजिशन टू करेंट। धारा के मार्ग में अवरोध को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट ई नॉट अपॉन आई नॉट से कैलकुलेट करते हैं। और आप जानते हैं इसका हमने एक नाम दिया है। जैसे जब प्योर रेसिस्टर था सर्किट में तो इसका नाम क्या रखा था? प्रतिरोध।
रेसिस्टेंस नाम रखा था, यहां प्योर इंडक्टर है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? हमने इसका एक सिंबल बनाया और वो सिंबल बनाया एक्सएल। एक्सएल इसका नाम हमने रखा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात इसको बोलते हैं। अब अगर ई नॉट अपॉन आई नॉट से धारा के मार्ग का अवरोध निकलता है तो ई नॉट अपॉन आई नॉट पूरी कैलकुलेशन में ढूंढिए, कहीं से भी आप ई नॉट अपॉन आई नॉट निकाल के बता सकते हैं मुझे? आपने इतना कैलकुलेशन किया है कि आप कहीं से ई नॉट अपॉन आई नॉट ला सकते हैं? ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या वैल्यू आएगी? ओमेगा एल, देन एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू कितनी है? ई नॉट अपॉन आई नॉट, और ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी है? ओमेगा एल। देख रहे हैं आप? तो प्रेरकीय प्रतिघात किसके बराबर आ गया? ओमेगा इंटू एल। यहां पर एक चीज देखने लायक है, एक्सएल के फॉर्मूले में दो चीजें आती हैं, ओमेगा और एल, जिसमें एल तो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी कॉइल का, विच इज कांस्टेंट फॉर एनी वन कॉइल। एक कॉइल के लिए कैसा रहता है हमेशा? ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हम चाहे तो इसका फॉर्मूला 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। हम इसका फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ इंटू एल। तो एल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, पर फ्रीक्वेंसी इसके फॉर्मूले में आती है। मतलब साफ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एल और 2 पाई तो बदलेंगे नहीं, एफ बदल सकता है। हम जनरेटर को तेज घुमा सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, हम जनरेटर को धीमा घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, करंट के रास्ते पर अवरोध भी उतना ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, करंट के रास्ते पर अवरोध भी उतना ही कम रहेगा। तो अगर एसी जनरेटर बहुत तेज आप चलाएंगे तो करंट के रास्ते पर अवरोध का क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर आप बहुत तेज कॉइल घुमाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जितना तेज आप जनरेटर चलाएंगे उतना ज्यादा अपोजिशन करंट के रास्ते पर आएगी, और जितना धीमा चलाएंगे उतनी कम अपोजिशन करंट के रास्ते पर आएगी। कुछ बातें समझ आ रही हैं? तो प्योर इंडक्टेंस वाले सर्किट पे जो अपोजिशन टू द करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। ये चीज प्योर रेसिस्टेंस वाले सर्किट में नहीं थी, याद कीजिए। तो प्योर रेसिस्टेंस वाले सर्किट में जो अपोजिशन होता है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। पर प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में जो अपोजिशन होती है इन द पाथ ऑफ करंट, धारा के मार्ग में, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और कैसे? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, अपोजिशन कम। अब इसमें से एक बड़ी मजेदार चीज निकल के आ रही है सामने। क्या मजेदार चीज निकल के आ रही है? यहां से आप चाहें तो और भी इक्वेशन बना सकते हैं। ई नॉट की इक्वेशन क्या बनेगी? यहां से ये इधर भेज दो, आई नॉट इंटू एक्सएल, और आई नॉट की इक्वेशन क्या बनेगी? ई नॉट अपॉन एक्सएल। ये सब हम अपने मन से कभी भी बना सकते हैं, इसको उलट पलट के। एक जो मजेदार चीज ये है कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बता सकते हैं? फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट कौन सी करंट को बोला जाता है? डीसी करंट को। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए?
जीरो। क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन पे तो फ्लो होती है, ना अपना मान बदलती है और ना अपनी डायरेक्शन बदलती है, तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो रोटेट करती कहां है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो डीसी सर्किट में अगर आप ये इंडक्टर लगा दोगे जाके, तो अपोजिशन टू द करंट कितनी हो जाएगी? अपोजिशन टू द करंट कितना आएगा बताओ? एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, और ओमेगा कैसा है? जीरो, इसलिए एक्सएल भी कैसा होगा? मतलब साफ है क्या कि अगर आपने प्रेरण कुंडली को डीसी सर्किट में लगाया है, सुन नहीं रहे आप हमारी बात? क्या सुना, क्या बोला हमने? ऐसा भरभराया तो नहीं मैंने। अगर आप प्रेरण कुंडली को डीसी सर्किट में लगा दोगे, इसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम, तो वहां पर ये कॉइल धारा के मार्ग में कोई अवरोध नहीं लगाएगी, और अगर कोई अवरोध नहीं लगाएगी तो पूरी की पूरी करंट एकदम अच्छे से फ्लो होगी। अवरोध लगेगा ही नहीं यार, तो करंट कैसी होगी? मैक्सिमम। एक्सएल जीरो हो गया, इसलिए सर्किट पे करंट कैसी आएगी? मैक्सिमम। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, और इससे भी आप देख सकते हो ना, अगर एक्सएल जीरो हो जाएगा तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगी, इंफिनिट हो जाएगा। इंफिनिट मतलब जितना हो सकती है करंट उतनी बढ़ जाएगी मैक्सिमम, तो ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी को क्या कर देगा? अपने अंदर से चले जाने देगा, क्योंकि डीसी सर्किट के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना? जीरो, इसलिए वो एक भी अवरोध नहीं लगाएगा और अपने अंदर से डीसी को क्या हो जाने देगा? गुजर जाने देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेरण कुंडली डीसी को अलाउ करती है। समझ रहे हैं? तो हम ये लिख सकते हैं इंडक्टर अलाउज डीसी टू फ्लो। जो इंडक्टर होंगे, प्रेरण कुंडली जो होती है, वो डीसी को अपने अंदर से प्रवाहित होने के लिए अनुमत करती है। प्रेरण कुंडली अपने अंदर से दिष्ट धारा को प्रवाहित हो जाने देती है, अलाउ करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताइए ओमेगा। इसका ओमेगा जीरो नहीं होता, देखिए इसका ओमेगा कुछ वैल्यू रखता है, क्योंकि इसका एफ कितना होता है? 50 साइकिल पर सेकेंड, इसलिए इसका ओमेगा जीरो नहीं होता। अगर इसका ओमेगा जीरो नहीं होता तो अपोजिशन टू करंट एक्सएल भी जीरो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। अब ये किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी भाई। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सएल का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल का मान, जैसे अगर 50 फ्रीक्वेंसी वाली एसी डालोगे तो 50 एल के बराबर इसका अवरोध आएगा। 1000 फ्रीक्वेंसी वाली एसी लगाओगे तो 1000 एल के बराबर इसका अवरोध आएगा। तो उस समय अवरोध लेकिन कैसा नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो अवरोध जीरो नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ अवरोध लगेगा। अगर अवरोध लगेगा तो एसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। अवरोध लगाएगा यानी कि एसी को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रहा है, ये अवरोध लगाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? करंट उस समय कैसी हो जाएगी बेटा? मिनिमम अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। याद रहे फ्रीक्वेंसी के अनुसार। और जो इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर
डज नॉट अलाउ AC टू फ्लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो वैसे ही लिख दो। अच्छा, डज नॉट अलाउ अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो, मतलब प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने के लिए अलाउ नहीं करती, अनुमत नहीं करती। तो अगर आप प्रेरण कुंडली में DC देते हो तो क्या करेगी बताओ? चली जाने देगी। अगर AC दोगे तो क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी, रोक देगी, वो उसको अपने अंदर से पास होने नहीं देगी, क्योंकि AC के लिए उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से। तो ये हमने क्या कर लिया? रेसिस्टेंस अपोजिशन टू द करंट स्टडी कर लिया। अब अपोजिशन टू करंट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ना बाकी रह गया? 6th और 7th, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। ठीक है, जल्दी से इसे बनाइए। 6th पॉइंट बेटा, वेव डायग्राम इसका देखेंगे कैसे बनेगा। वेव डायग्राम में इसमें भी दोनों वेव हम एक ही बनाएंगे, E की और I की। ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ये E और I को रिप्रेजेंट करेंगे दोनों, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। सबसे पहले हमने E का डायग्राम बनाया, ये बना लिया। देखो E का डायग्राम है, टाइम 0 है, टाइम T/4 है, टाइम T/2 है, टाइम 3T/4 है और टाइम कैपिटल T है। ठीक है, फेज को हम नहीं बना रहे, अब आप सब जानते हो, तो बार बार एक ही चीज रखने से कोई फायदा नहीं है। करंट का कैसा बनेगा बता सकते हैं? करंट को आपने देखा कि π/2 फेज से कैसी है करंट, पीछे की आगे? सोच लो, करंट π/2 फेज से E से पीछे है कि E से आगे? E से पीछे है। पीछे रखना है, कैसे करा जाए? पीछे कौन होता है? E जो काम करके जा चुका है, अगर बाद में आके I वो काम कर रहा है, इसका मतलब वो पीछे है। उसके लिए वो ग्राफ ना मुझे यहां से बनाना पड़ेगा बेटा। देखिए उसका ग्राफ कैसा बनेगा। उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, और π/2 फेज से पीछे है। ध्यान से देखें, इस E का, ये I का हमने ग्राफ बनाया। यहां पर E का फेज कितना होता है? π/2। यहां पर E का फेज क्या होगा? पाई। यहां पर E का फेज कितना होगा? 3π/2। यहां पर I का फेज कितना होगा? 2π। अब I के फेज की बात करिए। I अभी स्टार्ट हुआ, यहां पर I का फेज 0, यहां पर I का फेज π/2, यहां पर I का फेज पाई, यहां पर I का फेज 3π/2 और ये 2π। अब आप खुद देख सकते हो बेटा, जहां पर E का फेज π/2 आता है, वहां पर I का फेज कितना आता है? 0। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? π/2 का। आप यहां पर देख सकते हो, जहां पर E का फेज पाई है, वहां पर I का फेज कितना है? π/2। तो दोनों के बीच, यहां पाई इसका E का और I का π/2, दोनों के बीच कितने का अंतर? π/2 का फिर डिफरेंस आ रहा है। और करंट पीछे है, कैसे पता लगा? E मैक्सिमम होके बढ़ गया आगे, I बाद में मैक्सिमम होने अब आ रहा है। तो E पहले मैक्सिमम हो चुका है, तो जो काम E करके जा चुका, अब वो I करने आ रहा है। किसी भी एक टाइम पर आप I और E के बारे में बता सकते हो। कहीं पर भी बाई चांस मैं यहां से आपसे पूछ लूं, इस टाइम पर बताइए I कितना है, तो ये I है, और इस टाइम पर E कितना है? ये E है। इस टाइम पर I, अगले एक इंस्टेंट पे I का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ये I का ग्राफ है ना, अगले एक क्षण में I का क्या हो गया? घट रहा है। और इसमें अगले एक क्षण में E का क्या हो रहा है? अभी बढ़ेगा थोड़ा सा।
समझ रहे हैं? तो किसी भी टाइम पर आई ई आपको पता लगाना हो पता लगा सकते हैं। ये उसका वेव डायग्राम बना दिया हमने। फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फेजर डायग्राम के लिए वैसा ही फिगर, सबसे पहले हम ई नॉट बना लेते हैं। ये ई नॉट का वेक्टर मैंने बना लिया, इसका फेज ओमेगा टी है। अगर इसका मैं प्रोजेक्शन यहां पर डालूंगा तो ये मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई बताएगा, ये ठीक है। ऐसा ई का बना। आई नोट का मुझे बनाना है। आई नोट का कहां पर बनाया जाए? ई नोट के साथ, ई नोट से पीछे, ई नोट से आगे, कैसा? पीछे। और ये मान के रखेंगे कि सब के सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ई नोट के पीछे मतलब इधर साइड बनाए या इधर की तरफ बनाए? नीचे की तरफ कि इससे ऊपर? नीचे। कितना पीछे बनाना है? π/2। इससे 90 डिग्री के एंगल पर ले जाते हुए बनाना है आपको। ये हमने बना दिया आई नॉट का फेजर। अब आप देखो ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। समझ आ रहे हैं आपको? π/2 पीछे कर दिया मैंने। इस समय इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी आएगी? यहां से आप बता सकते हो, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे है करंट, आप देखिए। तो यहां पर ये हमने क्या बना दिया? फेजर डायग्राम। ई का ई मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू, ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई का फेज, आई का फेज, आई ई के फेज से π/2 पीछे आ रहा है। देखो इस तरह से हम इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये हमने कौन सा सर्किट पढ़ लिया? जिसमें प्योर इंडक्टेंस लगा होगा। अभी एक सर्किट और पढ़ना है जिसमें प्योर कैपेसिटेंस लगा होगा। इसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन। तो वो काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।